नीलम कुछ दिन से परेशान थी क्योंकि उसकी शादी के बाद वह जब जब अपने मायके जाती तो उसके भैया भाभी उसकी बहुत खातिरदारी करते, लेकिन कुछ दिन से वह उनके व्यवहार में बहुत बदलाव देख रही थी, इसलिए वह परेशान थी। अरे क्या हुआ बहू, तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ ना, मुझसे बता क्या हुआ? माँ जी, शादी से पहले और शादी के कुछ समय तक तो मेरे मायके वाले मुझसे बहुत प्रेम करते थे। मैं जब भी जाती थी मेरी खातिरदारी में ही लगे रहते थे, मुझे बहुत लाड प्यार करते थे। मुझे कभी भी भैया भाभी ने माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन कुछ दिन से मैं जब भी मायके जाती हूँ मुझसे कोई भी ठीक से बात तक नहीं करता। मुझे तो लगता है कि उन्हें अच्छा ही नहीं लगता कि मैं वहाँ जाती हूँ। वे मुझे पहले के जैसे अब बुलाते भी नहीं हैं और ना ही मुझे फोन करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि वे मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? अरे हो सकता है बहू कि ये तेरा मन का वहम हो। पहले तुम उनके साथ रहती थी तो तुम्हें कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब तुम यहाँ रह रही हो तो तुम्हें उनकी ज्यादा याद आ रही है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी। एक काम कर, तू कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जा, इससे तेरा मन भी लग जाएगा और तेरे मन का वहम भी दूर हो जाएगा और तेरा उदास मन भी ठीक हो जाएगा। एक काम करती हूँ, मैं उन्हें बिना बताए जाऊंगी, उन्हें सरप्राइज दूंगी। नीलम सरप्राइज देने के लिए अपने मायके पहुँचती है, लेकिन वह अपने घर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ तो ताला लगा होता है। अरे घर पे तो ताला लगा है, लगता है भैया भाभी कहीं बाहर गए हैं। थोड़ी देर इंतजार करके देखती हूँ, आते ही होंगे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वह अपनी बड़ी भाभी को फोन करती है, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। जब भी वहाँ उनकी पड़ोसन उसके पास आती है। अरे नीलम बिटिया, क्या हुआ, कब आना हुआ? नमस्ते चाची जी, बस अभी आई हूँ, लेकिन घर पे ताला लगा है। आपको पता है भैया भाभी कहाँ गए हैं? अरे बिटिया, वो तो 15 दिन पहले ही बाहर घूमने के लिए गए रहे। अरे वो बोलते हैं ना विदेश, वहाँ गए रहे। विदेश? लेकिन उन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं। अरे क्या हुआ बिटिया, तुमको ना पता रहेगा? क्यों विदेश गए हैं, घूमन के वास्ते? अरे वो चाची जी, मुझे अब याद आया, वो मेरे दिमाग से निकल गया था। उन्होंने मुझे बताया था लेकिन मैं भूल गई थी। अच्छा बिटिया, अभी यहाँ आई गई हो तो चलो हमारे घर चल के चाय नाश्ता करी लियो, फिर आराम से अपने ससुराल चली जाइयो। नहीं नहीं चाची जी, फिर कभी आऊंगी, अभी के लिए मैं चलती हूँ यहाँ से। नीलम पूरे रास्ते यही सोचती रहती है, लेकिन भैया भाभी ने तो बोला था कि उनके पास पैसे नहीं है। मेरी शादी भी लोगों से कर्जा लेके करी है, फिर अब इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि वे विदेश घूमने चले गए? विदेश जाने के लिए तो काफी पैसे की जरूरत होती है, और अगर उनके पास इतने पैसे थे तो उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरी शादी उन्होंने बड़ी मुश्किल से की है? ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो वो समझ नहीं आ रहा। उलझन भरी बातें नीलम के दिमाग में चलती रही। जैसे ही वह अपने ससुराल पहुंची तो उसके सास ससुर और पति देखकर उसे हैरान हो गए। अरे नीलम, तुम वापस क्यों आ गई? तुम तो अपने भैया भाभी के यहाँ रहने गई थी ना? अरे क्या हुआ बहू, लौट क्यों आई? वो भैया भाभी आउट ऑफ सिटी गए हैं घूमने के लिए, और मुझे एक बार भी नहीं बताया और ना ही फोन किया। मैं यही सोच रही हूँ कि कम से कम एक फोन तो कर देते। बहू देख, तू बुरा मत मानियो, लेकिन तेरे भैया भाभी ने तो हमें बोला था कि उनके पास इतने पैसे नहीं है शादी करने के लिए। अब तुम्हारी लव मैरिज थी तो हमने भी कुछ नहीं बोला और सारी शादी का खर्चा खुद उठाया, लेकिन अब इतनी जल्दी उनके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि वह विदेश घूमने चले गए? देख बहू, बुरा मत मानियो, लेकिन तेरे भैया भाभी कुछ झोल कर रहे हैं। अरे छोड़ो भाग्यवान, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। नीलम हमारी बहू है, क्या हुआ अगर शादी में हमने पैसे लगा दिए तो? अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। कुछ दिनों बाद नीलम अपने पति के साथ बाजार गई हुई थी। वहाँ उसे उसकी दोनों भाभियां दिख जाती हैं, पर वह दोनों उससे नजरें चुराने लगती हैं। सुनो, ये तो मेरी भाभियां हैं, मतलब ये विदेश से वापस आ गई और इन्होंने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। चलो तो मैं इनसे बात करके पूछती हूँ
कि आखिर इतने दिनों में इन्होंने मुझे एक भी फोन क्यों नहीं किया। छोड़ो ना नीलम, जब वह तुमसे बात ही नहीं करना चाहते तो तुम क्यों कर रही हो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैं भी तो पूछूं कि ऐसे आखिर क्या हो गया कि उन्होंने मुझे एक बार फोन तक नहीं किया। नीलम जैसे ही उनके पास जाती है, इतने में वह दोनों वहाँ से चली जाती हैं। भाभी भाभी, मैं नीलम, सुनो ना। मैंने बोला था ना तुम्हें कि मत जाओ उनके पास। तुम्हें देखकर वह तुम्हें इग्नोर करके चली गई। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, चलो घर। नीलम घर आकर सारी बात अपनी सास को बताती है। अब तो मुझे भी लग रहा है बहू कि कुछ तो गड़बड़ है। कोई बात नहीं, कुछ दिन और इंतजार करके देख, क्या पता सामने से उनका फोन ही आ जाए। अगले कुछ दिन तक नीलम ने इंतजार किया, लेकिन किसी का फोन नहीं आया। कुछ दिनों बाद नीलम अपनी सास के साथ बाजार से कुछ काम करके लौट रही होती है। जभी उसे उसके पापा के दोस्त मिलते हैं जो वकील होते हैं। उनसे उन्हें ऐसी बात पता चली कि उनके होश उड़ जाते हैं। अरे, मुझे तो हैरानी हो रही है बिटिया कि तुम्हें क्यों नहीं हिस्सा दिया। हालांकि तुम्हारे पिताजी ने घर का 3 बंटवारा किया था और बोला था कि मेरी बेटी की शादी में जो भी खर्चा हो या आगे का जो भी खर्चा हो वो घर के हिस्से से ही दिया जाए। लेकिन तुम्हारे दोनों भाइयों ने घर का 2 हिस्सा बांट लिया और तुम्हें कुछ नहीं दिया। देखो बिटिया, मैं तो कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि ये तुम्हारे घर का आपसी मामला था, लेकिन कानून तो यही कहता है कि तुम्हें भी हिस्सा देना चाहिए था। मुझे तो लगा कि तुम्हें इस बारे में पता होगा। पता ही तो नहीं था अंकल, वरना मैं तो खुशी खुशी अपने भाइयों को अपना हिस्सा दे देती। लेकिन उन्होंने मुझे बताना भी सही नहीं समझा और मेरे साथ छल कपट किया। अब मुझे समझ में आया कि भैया भाभी मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे थे। अंकल, अभी तक तो मैं ऐसा कभी नहीं सोचती थी कि मैं घर में हिस्सा लूंगी, लेकिन मेरे भाइयों और भाभीयों ने जैसा मेरे साथ किया है उस हिसाब से तो मुझे अब अपना हिस्सा लेना ही पड़ेगा। आप मेरी मदद करेंगे ना अंकल? हाँ बेटी, क्यों नहीं। वकील की मदद से नीलम को उसका हिस्सा मिल जाता है। हमें माफ कर दो बहन, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब हमसे रिश्ता मत तोड़ो। हाँ बहन, हम मानते हैं कि हमारी गलती है। हमारे आंखों पर पैसे की पट्टी बन गई थी, जिस वजह से हम दोनों भाइयों ने आपस में हिस्सा बांट लिया। बहन, ये हमारी गलती थी, हम मानते हैं, लेकिन ऐसे हमें छोड़ के मत जा मेरी बहन। नहीं भैया, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। आज के बाद आप चारों मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। नीलम ने अपने भैया भाभी से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया और शायद यही उनके भैया भाभी के लिए बड़ी सजा थी। काजल और माधुरी दोनों देवरानी जेठानी थी। काजल बहुत ही चालाक किस्म की थी, वहीं माधुरी बहुत ही सीधी सादी किस्म की थी। काजल ने अपने पति राजेश के साथ मिलकर अपने ससुर के मरने से पहले जबरदस्ती दुकान और मकान के पेपर पर साइन करवा लिया। माधुरी और अक्षय किसी काम से बाहर गए थे। जभी उसके ससुर की तबीयत खराब थी, जभी उसने ये चालाकी का काम कर लिया। जब तक माधुरी और आकाश घर आए, जब तक उसके ससुर की मृत्यु हो गई। काजल अपनी चालाकी की वजह से आज लाखों में खेल रही थी, वहीं माधुरी को गरीबी देखनी पड़ रही थी। काजल ने अपने ही पति को अपने भाई के खिलाफ भड़का दिया और आकाश को अलग कर दिया। अरे काजल, कल श्राद्ध है, तुम बोलो तो पंडित जी से श्राद्ध की सामग्री लिखवा लाता हूँ। हाँ लिखवा लो, अब कर ही क्या सकते हैं। साल में कितने फिजूल के खर्चे तो हो ही जाते हैं। हाँ, पर यही है कि इसी बहाने पुआ पकवान खाने के लिए मिल जाता है। ठीक है, मैं सामान लेकर आता हूँ, तुम तैयारी कर लेना, फिर हम श्राद्ध पक्ष की पूजा कर लेंगे। श्राद्ध तो एक बहाना था। बड़ी बहू तो बढ़िया खाना खाने की फिराक में थी। उधर छोटी बहू भी श्राद्ध पक्ष की पूजा करना चाहती थी, लेकिन गरीबी इतनी कि पुआ पकवान के लिए भी राशन नहीं था। क्या हुआ, आप तो सामान लेने गए थे ना, श्राद्ध का सामान नहीं लाए? मैं गया तो था माधुरी, लेकिन क्या करूं, सबने उधारी देने से मना कर दिया। बड़ी मुश्किल से ये थोड़ा चावल लेकर आया हूँ, इसका भात बना देना। हम अपने पितरों को बस यही भात खिला सकते हैं, इससे ज्यादा मेरे पास पैसे नहीं हैं। आकाश रोने लगता है। आकाश मजदूरी करता था, जहाँ से थोड़े बहुत पैसे आते तो वो घर का किराया
और खाने पीने में खर्च हो जाते। अगले दिन श्राद्ध होता है। काजल ने भी बहुत पकवान बनाए थे, खीर, पूड़ी, हलवा, बहुत सारे पकवान। इधर माधुरी के पास सामान ना होने की वजह से वे बस भात ही बना पाती है। अब बारी पितरों की थी। पितर अपने बहू बेटे की परीक्षा लेने आ जाते हैं। पहले पितर अपने बड़े बेटे के घर गए। वे गरीब का रूप लेकर वहां पहुंच जाते हैं। सुनो जी, पूजा पाठ खत्म हो गई हो तो जल्दी यहाँ आओ। बच्चे भी कब से खाना मांग रहे हैं और मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। भाई, मेरा तो खाना देख के पेट में चूहे कूद रहे हैं। जल्दी जल्दी निपटाओ ना। आप भी पता नहीं क्या लेकर बैठ गए। ऐसा लग रहा है पितर सही में खाना खाने आ जाएंगे। अरे हो गया, तुम खाना निकालो। पूजा खत्म हो गई है, हम सब मिलकर अब खाना खाते हैं। मुझे भी बहुत भूख लगी है। भाई, मैं तो पहले खीर खाऊंगी। जल्दी जल्दी खीर खा लेती हूँ, वरना ठंडी हो जाएगी। आहा, कितनी टेस्टी बनी है। बहू, हमें भी भोजन करवा दो। हमने भी बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। बहू, हमें भी थोड़ा भोजन करवा दो। हम बहुत दूर से आए हैं, बड़ी जोरों की भूख लगी है। ये लो, अभी मेरे मुंह में एक निवाला नहीं गया और ये मांगने वाले पहले आ गए। राजेश, भगाओ इन भिखारियों को यहाँ से। और हमने अपने पितरों के लिए खाना निकाल दिया है। हमें आप जैसे भिखारियों की जरूरत नहीं है। हमारे पास आपके लिए खाना नहीं है। चलो निकले यहाँ से। सुनो जी, आप दरवाजा बंद करो, वरना इनके जैसे और भिखारी आ जाएंगे। चलो बाबा, जाओ यहाँ से। अम्मा, यहाँ कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ो और आगे जाकर मांगो। काजल और आकाश नहीं जानते थे कि वे जिन भिखारियों को अपने दरवाजे से भूखे पेट भगा रहे हैं, वे वास्तव में उनके पितर हैं, जो आज श्राद्ध पक्ष पर भोजन करने आए हैं। वे वहां से चलकर माधुरी के घर पहुंचते हैं। माधुरी पितरों की पूजा करके पशु पक्षी और पितरों के लिए खाना निकाल रही होती है। बहू, हमें भी थोड़ा भोजन करवा दे। हम आज के दिन का ही इंतजार कर रहे थे। बहुत जोरों की भूख लगी है। थोड़ा खाना हमें भी खिला दे। बहू, आज तो श्राद्ध है, हमें भोजन नहीं करवाओगी। आज तो तुमने बहुत पूड़ी पकवान बनाए होंगे, हमें भी थोड़ा खिला दो। हम बहुत ही दूर से आए हैं। बाबा, मैंने पूड़ी पकवान तो नहीं बनाया, पर मैंने भात बनाया है और यही मैंने अपने पितरों को भी चढ़ाया है। आप घर में आकर बैठिए, मैं आपको अभी परोस देती हूँ। बहू, ये भात तो पूड़ी पकवान से भी अधिक स्वादिष्ट है। खुशी से जो भी खिलाओ, बस मन तृप्त होना चाहिए। खुश रहो। तुम्हारे घर में धन दौलत की कभी कमी ना हो। तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हाँ बहू, ये भात खाकर हमें बहुत खुशी मिली है। खुश रहो और सदा सुहागन रहो। अच्छा बहू, अब हम चलते हैं। और छोटी बहू से नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। बड़ी बहू माधुरी के घर बहुत ही धन दौलत की वर्षा होने लगती है, पर काजल के घर गरीबी आ जाती है और वह बहुत ही परेशान रहने लगती है। एक दिन काजल सो रही होती है जब उसे एक सपना आता है और सपने में उसे पितर आते हैं। बहू, तुमने अच्छा नहीं किया। हम तुमसे बहुत नाराज हैं। तुमने धोखे से मुझसे साइन करवा लिए और दुकान मकान अपने नाम कर लिया, और तुमने श्राद्ध भी श्रद्धा से नहीं करी, इसलिए दंड स्वरूप तुम्हें ये गरीबी देखनी पड़ रही है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ। मैं अभी जाकर माधुरी और आकाश को घर ले आऊंगी। फिर अगले दिन काजल राजेश के साथ आकाश और माधुरी से माफी मांगती है और उन्हें घर ले आती है। अगले साल श्राद्ध में काजल और माधुरी एक साथ श्राद्ध की पूजा करती है और उनके पितर आशीर्वाद देते हैं, जिससे पहले की तरह आकाश और राजेश का बिजनेस अच्छे तरीके से चलने लगता है और वे सब एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।